हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। बच्चों, पार्ट 1 में हमने कार्बन के बारे में जाना था, कार्बन के अपर रूप और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति और सहसंयोजी आवरण के विषय में विस्तार पूर्वक जाना था। आज इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने से पहले बच्चों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो मटेरियल है वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप 11th में केमिस्ट्री लेते हैं तो केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, उसका ये बेस है ये चैप्टर। अगर आप इसे यहाँ पर अच्छे से समझ के जाएंगे इन चीजों को, तो आपकी जड़ें मजबूत रहेंगी और आप उस चैप्टर को, उस टॉपिक को 11th में अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर एक पूरी बुक है और वहां पर बेस यही चीजें हैं। इसीलिए उनको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप इनको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बच्चों, ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे मेथेन। मेथेन के बारे में आप जानते हैं, इसका सूत्र CH4 है और ये केवल किससे बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या फिर संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक भी हम इन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक ये क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बच्चों, जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से बने हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है, तो वो ऐसे यौगिक कार्बन के क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण है इसके मेथेन और एथेन। मेथेन के बारे में अभी हमने ऊपर देखा था, इसका सूत्र CH4 होता है, ये C है और कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो देखिए इसकी चारों संयोजकताएं एक एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ी हैं। अब बात करते हैं एथेन की। एथेन में देखिए ये दो कार्बन है, ये दो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, एकल बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े हैं। तो ये क्या है? ये संतृप्त यौगिक है, जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एकल आबंध होता है, वो संतृप्त यौगिक कहलाते हैं या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखिए इसमें ये दो कार्बन हैं और दोनों की चारों संयोजकताएं संतुष्ट हैं। कैसे? पहले इसकी देखते हैं। एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी है, इधर हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन से, और ये चौथी वाली कार्बन से। तो यानी कि इसकी 1 2 3 चारों हो गई। अब इसकी चारों संयोजकताएं देखते हैं। एक इधर, ये 1 2 3 4, ये तीनों हाइड्रोजन से जुड़ी हैं। अगर हम इसका सूत्र वो देखेंगे, संरचना इसकी, तो देखिए ये कार्बन है। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो देखिए 1 2 3 4, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके अपना बाहरी कोश पूर्ण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 की। तो ये क्या करेगा? 3 तो हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। देखिए इस वाले हाइड्रोजन के साथ इसने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस हाइड्रोजन के साथ करी और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस हाइड्रोजन के साथ करी। और क्योंकि इसमें 2 कार्बन थे और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दूसरे कार्बन के साथ करी, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन की देखें, बिल्कुल उसी तरीके से इसने भी किया। अपनी जो तीनों हाइड्रोजन के साथ इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन के साथ करी। इस तरीके से ये एथेन का अणु बना। अब देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनको बच्चों हम एल्केन भी कहते हैं और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें क्या मतलब है?
N का मतलब है कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब देखिए इसमें देखते हैं, मेथिन में देखते हैं। मेथिन में कार्बन कितने हैं? 1, यानी कि N कितना है? N बराबर 1, तो हमने यहाँ 1 रख दिया। अब C N की जगह 1 रख दिया, फिर H लिखेंगे। H में फिर क्या है? 2N, 2 लिख दिया और N की जगह 1 का गुणा। 2 और N के बीच कोई निशान चिन्ह नहीं है तो क्या करेंगे? गुणा मानते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना हो गया? C1 और H, 2 एकम 2 और 2 4, ये हो गया CH4। इसी तरीके से एथिन का देखते हैं। एथिन में N कितना है? कार्बन कितने हैं? 1 2, तो यानी कि N की वैल्यू मेथिन में कितनी रखेंगे? 2, यानी कि N बराबर 2 रख देंगे हम। जब N बराबर 2 रखेंगे तो C N की जगह आ गया 2 और H 2N, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि ये हो गया C2 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, C2H6। ये किसका सूत्र हो गया? एथेन का। इस तरीके से इसके सामान्य सूत्र से हम ये निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसको एल्केन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और इससे किस तरीके से हमने ये निकाले ये भी आपने देखा। तो आगे चलते हैं। ये देखिए ये और एल्केन है। मेथेन के बारे में हमने पीछे जाना, एथेन के बारे में जाना। तीसरा है प्रोपेन, जिसका सूत्र होता है C3H8। ये देखिए ये 3 है, 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं और तीनों फिर ये हाइड्रोजन जुड़े हैं इसमें। तो ये C3 और H8, 3 और 3 6 और 2 8। इसमें देखिए हर कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं संतुष्ट होंगी। देखिए ये कार्बन है, एक संयोजकता अगले कार्बन से जुड़ी है और एक H से, एक इस H से, एक इस H से, मतलब पहले कार्बन की जो तीन तो हाइड्रोजन से संयोजकताएं संतुष्ट हैं और एक कार्बन से। दूसरे वाले कार्बन की देखें तो दो संयोजकताएं कार्बन से संतुष्ट हैं और 2 हाइड्रोजन से। इसकी देखें, इसकी भी 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से, यानी कि सारी संयोजकताएं संतुष्ट हैं। चौथा ब्यूटेन C4H10, उसी से निकाल सकते हैं हम इसको। CnH2n+2 से भी निकाल सकते हैं। 5 वाले को पेंटेन कहते हैं और 6 वाले को हेक्सेन। इसी तरीके से पेंटेन में C5, तो कितने हमने ये लिए कार्बन? 5, 1 2 3 4 5। फिर इसकी चारों संयोजकताओं को ऊपर की तरह ही संतुष्ट किया। इसी तरीके हेक्सेन, हेक्स का मतलब ही 6 होता है, पेंट का मतलब 5, हेक्स का मतलब 6। तो इसमें 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन ले लिए और 6 कार्बन के बाद ये हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिए। अब हर एक की संयोजकता संतुष्ट होगी। इस वाले कार्बन की 4 संयोजकता संतुष्ट देखिए, एक इस कार्बन से जुड़ी है और 3 हाइड्रोजन से। दूसरे वाले कार्बन की देखें, 2 कार्बन से जुड़ी हैं और 2 हाइड्रोजन से। इसकी देखें, ये भी 2 कार्बन से जुड़ी हैं और 2 हाइड्रोजन से। इसकी देखें, ये भी 2 कार्बन से जुड़ी हैं, एक इधर और एक इधर, और 2 हाइड्रोजन से जुड़ी हैं। इसकी देखें तो ये भी 2 कार्बन से 2 जुड़ी हैं और 2 हाइड्रोजन से। इसकी देखें तो 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से। तो हमने देखा कि कार्बन की चारों संयोजकताएं संतुष्ट हैं। तो ये क्या है? हेक्सेन। तो ये सारे एल्केन थे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ये सब क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या फिर इनको एल्केन भी हम कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि अथवा त्रिआवंत होता है। तो उधर संतृप्त में तो कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा आवंत था? एकल, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे द्वि अथवा त्रिआवंत होता है, यानी कि द्वि का मतलब डबल और त्रि का मतलब ट्रिपल, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये यौगिक क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये देखिए ये C और C के बीच डबल बॉन्ड है ये, तो ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको हम एल्कीन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एल्कीन। और इसका उदाहरण है एथीन, जिसका सूत्र होता है C2H4।
ये देखिए C2H4 बनाने में कार्बन कितने हैं? 2। तो ये कार्बन 2 हैं। अब इसकी जो चारों H कितने हैं इसके पास? 4 हैं। तो 2H तो इस वाले पहले कार्बन से जुड़ जाएंगे और 2H दूसरे कार्बन से जुड़ जाएंगे। अब इसकी संयोजकताएं देखें कार्बन की, तो एक यहाँ संतुष्ट है, एक यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम 1 लगाते हैं तो इसकी चारों संयुक्ताएं संतुष्ट नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड लगाएंगे। डबल बॉन्ड लगाने के बाद 1 2 3 4 कार्बन की चारों हो गई। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे 1 2 3 4। तो ये डबल बॉन्ड वाला ये एथीन, ये क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन्हें हम एल्कीन भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र देखें तो इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। यहां पर भी n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब देखिए यहां पर n क्या है? n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब इस सूत्र को हम यहां लगाते हैं CnH2n को। इसमें कार्बन कितने हैं? 2। तो हमने लगा दिया C2 और H2n, यानी कि 2 × 2। तो ये कितने आ गए? C2H4। तो ये C2H4 किसका हो गया? एथीन का। इसी तरीके से प्रोपीन में देखेंगे। प्रोपीन में 3 कार्बन लेते हैं, में 3 हो गई तो C3 और H 2 × 3 यानी कि C3H6। तो ये क्या हो गया? ये प्रोपीन हो गया। इसी तरीके से 4 ले लेंगे तो वो हो जाएगा C4, मतलब ये इसका जस्ट डबल है CnH2n, तो C4H8। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। 4 वाले को ब्यूटीन, 4 पे ब्यूट लगाते हैं। तो देखिए अगर हम इसका इस तरीके से सूत्र बनाएंगे तो ये इसमें 3 कार्बन ले लेंगे, 1 2 3। अब हमें इसमें प्रोपीन में कितने? 6 हाइड्रोजन करने हैं, तो इसमें 3 जुड़ेंगे, 1 2 3, यानी कि इस वाले कार्बन की चारों संयुक्ताएं संतुष्ट हैं, 1 2 3 4। अब इसकी देखें तो एक ये है और इसके साथ एक क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन एक इसके साथ लग जाएगा। अब इसकी 1 2 3 है, तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डबल कर देंगे। डबल कर देंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन अब कितने बचे? 1 2 3 4, 2 बचे, इधर 2 जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए इसकी भी संतुष्ट है, 1 2 3 4, और इसकी भी संतुष्ट है, 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्रोपीन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो डबल बॉन्ड का भी हमने द्विआवन वाले समझे, जिन्हें एल्कीन कहते हैं, और जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और इसका उदाहरण एथीन है और प्रोपीन है। अब आगे देखते हैं त्रिआवन वाले। त्रिआवन वाले जो होते हैं इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआवंद होते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और इनको बच्चों हम एल्काइन भी कहते हैं। जैसे डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। इसका उदाहरण है एसिटिलीन, जिसको C2H2, इसका सूत्र क्या है? C2H2। तो इसमें C2 यानी कि 2 कार्बन ले लिए और H2 है, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। अब इसकी संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए देखिए, पहले अगर हम जैसे सिंगल बॉन्ड लेते C और एक H हमने इधर लगा दिया और एक H इधर लगा दिया, तो इसके कार्बन की चारों संयोजकताएं संतुष्ट नहीं है, इसकी भी नहीं है। तो क्या करेंगे? हम इसको ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे। ट्रिपल बॉन्ड करते ही इस वाले कार्बन की भी चारों संयुक्ताएं संतुष्ट हो गई, 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4। तो ये एसिटिलीन, ये त्रिआवंद वाला एक कंपाउंड है। अब इसको एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। इसमें देखिए इसके हिसाब से सूत्र को देखते हैं। n क्या है? n जो हमने पीछे बताई थी, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो C, यहाँ पे कार्बन परमाणु कितने हैं? 2, तो हम यहाँ लिख देंगे C2, और H 2 × 2, यानी कि n की जगह हमने 2 रख दिया, और -2। तो ये क्या हो गया? C2 और H 2 का 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया, 4 - 2 यानी कि 2। तो ये क्या निकल आया? C2
H2। इसी तरीके से हम प्रोपाइन का निकालेंगे, 3 कार्बन वाला और 4 कार्बन वाला ब्यूटाइन का भी हम निकाल सकते हैं। तो ये थे एल्काइन। तो बच्चों हमने देखा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। अब आगे चलते हैं। श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं बलन, ये क्या होते हैं? बच्चों हमने देखा कि कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ने के बाद में श्रृंखलाएं बनाते हैं, चेन बनाते हैं। ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं। तो सीधी श्रृंखला में क्या होता है, ये सीधे सीधे देखिए कार्बन जुड़ते चले जाते हैं और हाइड्रोजन आपस में ये जुड़ गए सिंगल बॉन्ड के द्वारा। उसमें जितनी संयोजकताएं इसकी बचेंगी, जैसे कार्बन की 4 होती है, तो चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो बचेंगे उतने हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएंगे। तो इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से 2 हाइड्रोजन जुड़, एक इस वाले कार्बन पे 3 जुड़ेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर, ये देखिए इस तरीके से। तो इसकी चारों पूर्ण हो गई, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन की देखें, इस पे 2 जुड़ जाएंगे, तो 2 तो हाइड्रोजन से संतुष्ट हैं और एक इधर कार्बन से और एक इधर। इसी तरीके से इसकी देखें, ये भी 2 हाइड्रोजन से संतुष्ट हैं और एक पीछे कार्बन से और एक इधर कार्बन से ये संतुष्ट हैं। इसी तरीके से इसकी देखें, ये 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से संतुष्ट हैं। तो ये इसमें क्या है, इसमें सारे कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, एक सीधी चेन में जुड़े हुए हैं। इसका उदाहरण क्या है जो हम पीछे पढ़ के आए थे, एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ये ब्यूटेन दिया है। अब आती है शाखित श्रृंखला। अब मान लीजिए ये सीधी श्रृंखला है, इसी में अगर ये शाखा जुड़ जाए तो ये कहलाती है शाखित श्रृंखलाएं। जैसे ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 थे तो 4 ये हो गए और एक यहाँ पर ये शाखा कार्बन ये शाखा में आ गया। अब इनकी वही संयोजकता पूर्ण करने के लिए, इसकी पूर्ण करने के लिए 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और चौथा ये कार्बन से जुड़ा है, और इसकी पूर्ण करने के लिए 2 साइड कार्बन से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक ये कार्बन श्रृंखला के लिए दूसरा कार्बन जुड़ा है, और इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ये पीछे जुड़ा हुआ है और एक और इसमें ये यहाँ और जुड़ जाएगा। ये इसके भी हो गई 1 2 3 4। तो अब ये देखिए बच्चों, इसमें इस वाले कार्बन की बात करें तो ये भी एक साइड तो इधर जुड़ा है और एक ये 4 संयोजकताएं संतुष्ट करने के लिए 1 2 3 हाइड्रोजन से ये जुड़ जाएगा। तो ये क्या है, ये 1 2 3 4, या तो हम इसको कह सकते हैं ये CH3 ग्रुप बन गया, जिसको मैथिल ग्रुप कहते हैं। CH3 ग्रुप को क्या कहते हैं, मैथिल। तो ये बन गया मिथाइल 1 2 3 4, मिथाइल ब्यूटेन भी कह सकते हैं इसको, या फिर आइसोपेंटेन भी कह सकते हैं। अब मिथाइल ये आगे हम अभी इसका नामकरण जानेंगे तब इसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे शाखाओं की बात हो रही है कि ये श्रृंखलाएं सीधी श्रृंखला में कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं और शाखित श्रृंखला में कार्बन शाखाओं में, मतलब इसमें शाखाएं भी होती हैं, सीधी श्रृंखलाओं के साथ साथ इसमें शाखाएं भी होती हैं। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 4 कार्बन परमाणु हैं, वो इस तरीके से सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं और इसमें ये इस तरीके से जुड़े हैं। और इनकी अगर हम हाइड्रोजन अगर इनके साथ जोड़ें तो देखिए किस तरीके से जुड़ेंगे। ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, ये एक ये, इसकी 4 संयोजकताएं पूर्ण हो गई, 1 2 3 4। अब इसकी पूरी करनी है, इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2। इसकी भी पूरी हो गई, 1 2 3 4। अब इसकी देखें, इसमें भी 2 जुड़ जाएंगे, इसकी भी 1 2 3 4। अब इसकी देखें तो 1 2 और 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे और इधर ये है ये, तो यानी इसकी भी 4 पूर्ण हो गई। और अगर यही काम हम इसमें करें, इसमें देखिए कितने जुड़ेंगे, 1 2 3 इसमें हो गए और चौथी ये, इसके 4 पूरे करने हैं तो 2 ये हैं, 1 ये है, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा। इसके 4 पूर्ण करने हैं तो ये 2 तो ये जुड़ गए, तो ये हो गए 1 2 3
और 1 यहाँ जोड़ देंगे 4। इसके करने हैं इसमें भी इसी तरीके से 1 2 1 2 और ये 3 और ये 4। इस तरीके से सारी हर कार्बन की चारों संयुक्ताएं संतुष्ट हो गई। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र C4H10 है। इसमें क्या है, एक ही सूत्र है। C4 का 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम कंडीशन इसमें है, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। यानी कि दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र है C4H10। समान आणविक सूत्र है लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। मतलब समान आणविक सूत्र हो लेकिन इनकी संरचनाएं अलग अलग हों, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयव। मतलब ये दोनों एक दूसरे के संरचनात्मक समावयव हैं क्योंकि इनके सूत्र सेम हैं लेकिन इनकी संरचनाएं अलग अलग हैं। अब हमने देखा कि कार्बन की सीधी श्रृंखलाएं थी, शाखित श्रृंखलाएं थी जिसमें शाखा लगी हुई हैं, और तीसरे रूप में कार्बन वलय के रूप में भी व्यवस्थित होते हैं, वलय यानी रिंग के रूप में। तो कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं और ऐसे यौगिक जिसमें ये वलय के रूप में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चक्रीय कार्बन यौगिक कहलाते हैं। इसका उदाहरण है साइक्लोहेक्सेन C6H12। आगे इसकी रचना देखते हैं साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन C6H12, अब इसका ये देखने हैं, इसमें कार्बन 6 हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में न लग के एक वलय के रूप में लगे हैं। अब हम इसमें हाइड्रोजन कितने जोड़े हैं, हमें 12, और इस तरीके से जोड़े हैं कि हर कार्बन की चारों संयुक्ताएं संतुष्ट हों। तो देखिए 2H इसके साथ जोड़ दिए इस तरीके से, ये इसके साथ हर एक कार्बन के साथ हमने 2H जोड़ दिए। अब देखिए कार्बन की संयुक्ताएं देखें, इसकी देखें 1 2 3 4, इसकी संतुष्ट हैं चारों। इसकी देखें 1 2 3 4, इसकी भी संतुष्ट हैं। अब इसकी देखें 1 2 3 4, इस तरीके से सभी कार्बन की चारों संयुक्ताएं संतुष्ट हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेन। अब ये संतृप्त कहलाएगा। संतृप्त यौगिक क्यों कहलाएगा, क्योंकि इन सब के बीच में कार्बन के सारे परमाणुओं के बीच में एकल आबंध है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये क्या है, संतृप्त है। और ये असंतृप्त भी होते हैं। असंतृप्त के लिए इसका उदाहरण है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र है C6H6। इसमें क्या करेंगे, कार्बन के 6 हमने ये ले लिए, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल इसी की तरह ले लेंगे कार्बन के। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 ले लिए। अब हमें इसमें हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं, 6, यानी कि हर एक के साथ हमें एक H जोड़ देना है। ये देखिए जोड़ दिया, यहां भी जोड़ दिया, ये इधर ये और ये इसके साथ। अब देखिए हर कार्बन की हम 4 संयुक्ताएं देखते हैं पूरी हैं कि नहीं। इसकी देखें 1 2 3, तो इसकी नहीं है, 3 है, तो चौथी करने के लिए हाइड्रोजन तो है नहीं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल बॉन्ड हो गया ये। अब इसकी हो गई 1 2 3 4। अब इस वाले कार्बन की देखें 1 2 3 4, इसकी पूर्ण है। इसकी देखें, इसकी कितनी है, 1 2 3, इसकी 3 है, तो इसकी 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड। अगर हम यहाँ कर देंगे तो इसकी ज्यादा हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 हो जाएंगी, इसीलिए हम डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। अब देखिए 1 2 3 4, इसकी पूर्ण हो गई और इसकी भी 1 2 3 4। अब इसकी देखें 1 2 3 हुई है, तो इसकी करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कर देंगे। तो अब इसकी पूर्ण हो गई 1 2 3 4, इसकी देखें 1 2 3 4। इस तरीके से ये बेंजीन का निर्माण हुआ और इस तरीके से अल्टरनेट क्रम में ये डबल बॉन्ड आए। तो ये क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आए हैं तो ये कैसा है, असंतृप्त यौगिक है। तो बच्चों देखा आपने, हमने सीधी श्रृंखलाएं देखी, शाखित श्रृंखलाएं देखी और वलय में भी देखा। वलय में हमने संतृप्त और असंतृप्त देखी। अब देखते हैं प्रकार्यात्मक समूह,
इसे इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं ये? कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि के साथ भी आबंध बनाता है। तो बच्चों, जो कार्बन होता है वो कार्बन कार्बन के साथ तो आबंध बनाता ही बनाता है, इसके साथ साथ हैलोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ भी आबंध बनाता है। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। और ये जो तत्व हैं ये क्या करते हैं? एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की जो चारों संयोजकताएं होती हैं वो संतुष्ट रहती हैं। और इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील बनाता है। तो बच्चों, जब हाइड्रोजन का विस्थापन करने के बाद ये परमाणु या परमाणुओं के समूह से जुड़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील बनाते हैं तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे देखिए, इसको आगे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये विषम परमाणु दिए हैं Cl, Br और ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? ये एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह जुड़ते हैं। और यौगिकों का प्रकार, जब ये जुड़ जाते हैं तो इनको हेलो यानी कि Cl जुड़ा तो क्लोरो और Br जुड़ा तो ब्रोमो लगाएंगे। उसमें ब्रोमो किसके साथ लगाएंगे? एल्किन के साथ। और प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला, इसमें प्रकार्यात्मक समूह क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप, ये Cl और Br, क्लोरो और ब्रोमो। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी हैं, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके ये लगते हैं। जैसे देखिए, एक उदाहरण देते हैं। एथेन का सूत्र क्या था? एथेन का था C2H6। एथेन का क्या था? C2H6। अब इसमें एक हाइड्रोजन को अगर ये Cl ग्रुप हटा दे तो देखिए ये बन जाएगा C2H5Cl। तो ये क्या बन गया? ये बन गया क्लोरोएथेन। ये क्या बन गया? क्लोरोएथेन। इसी तरीके से Br ग्रुप हटाएगा तो ब्रोमोएथेन का निर्माण होगा। इस तरीके से इसमें ये Cl और Br ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, प्रकार्यात्मक समूह है। इसी तरीके से ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर के फंक्शनल ग्रुप बनाता है। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का कार्यात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। और एल्डिहाइड का CHO होता है फंक्शनल ग्रुप। प्रकार्यात्मक समूह इसका क्या होता है? CHO। अब जैसे ये इसके साथ लग गया तो एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा। कीटोन का होता है C+O, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C12O। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है C O और OH, यानी कि COOH। तो ये किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो ये सब क्या है? ये सब प्रकार्यात्मक समूह हैं या फंक्शनल ग्रुप भी इनको हम कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद आती है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, कार्बन श्रृंखला में जो हाइड्रोजन परमाणु है, अगर उसको एक ही प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापित करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे देखिए बच्चों, ये मीथेन है CH4। अब इसमें एक हाइड्रोजन को मान लीजिए OH एल्कोहल समूह इसको प्रतिस्थापित कर दे तो ये हो जाएगा CH3OH। एक हाइड्रोजन को OH ग्रुप ने प्रतिस्थापित कर दिया। इसके बाद आगे चलें, एथेन है, वो क्या है? C2H6। अब इसमें एक हाइड्रोजन को OH समूह ही प्रतिस्थापित करे तो ये बन जाएगा C2H5OH। इसी तरीके से आगे प्रोपेन ले लें तो ये हो जाएगा, प्रोपेन का क्या होता है? C3H8। इसमें हो जाएगा एक हाइड्रोजन OH ग्रुप के साथ द्वारा प्रतिस्थापित होगा तो ये हो जाएगा C3H7
OH। इसमें देखिए हाइड्रोजन जो है, कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन जो है वो एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा बार बार प्रतिस्थापित ये हो रहा है। ये देखिए ये OH के द्वारा ही हो रहा है। तो ये क्या बन गई, एल्कोहल की समजातीय श्रेणी बन गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनके जो रासायनिक गुण धर्म हैं वो अत्यधिक समानता होती है, क्योंकि इसमें ये सभी का फंक्शनल ग्रुप OH है, तो इनके रासायनिक गुणधर्मों में बहुत समानता होती है। यही लिखा है। अगला है क्रमागत यौगिक CH2 समूह द्वारा भिन्न होते हैं। अगर इनके हम क्रमागत यौगिक देखें तो वो कितने के द्वारा भिन्न होते हैं, CH2 समूह के द्वारा भिन्न होते हैं। ये देखिए ये क्रमागत ये है, मान लीजिए इसको मैथिल एल्कोहल कहते हैं और ये एथिल एल्कोहल है। ये क्रमागत सदस्य हैं, ये मैथिन से बना था, ये एथिन से। तो इनमें कितने का अंतर है, इसमें देखिए कार्बन C या 2 है या 1 है, तो यानी कितना कार्बन इसमें, इस वाले में इससे कितना कार्बन ज्यादा है, 1 कार्बन ज्यादा है। और हाइड्रोजन कितनी ज्यादा है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, 5 में से 3 घटाए तो हाइड्रोजन कितने ज्यादा है, 2, यानी कि इसमें इससे CH2 ज्यादा है। अब इसमें और इसमें देखें, इसमें और इसमें देखें, इसमें देखिए 2 हैं, इसमें 3 हैं, यानी कि 1 कार्बन ज्यादा है। इसमें 5 हैं, इसमें 7 हैं, यानी 7 में से 5 गए H2। मतलब यह है कि इनके जो क्रमागत यौगिक हैं ये CH2 समूह द्वारा भिन्न होते हैं। इनके क्रमागत यौगिक देखें तो ये CH2 समूह से भिन्न होते हैं। अब देखिए समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। तो मतलब समजातीय श्रेणी के जो सभी सदस्य हैं उनको एक ही सामान्य सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने एल्केन में देखा था पीछे, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। और इन सारे सदस्यों को हमने आगे दिखाया था कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इन सभी को हम इसी के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये देखिए CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये सब क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसमें भी अगर हम देखें ये भी एक, ये एल्केन की समजातीय श्रेणी है। इसमें सब में कितने का अंतर है, CH2 इकाई का अंतर है। मतलब जो क्रमागत सदस्य हैं उसमें CH2 इकाई का अंतर है। ये इससे CH2 ग्रुप, ये जो है इससे CH2 ग्रुप ज्यादा है इसमें, और इसमें भी CH2 ग्रुप ज्यादा, इसमें भी, इसमें CH2 इकाई का अंतर है। इन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में 14 डाल्टन, ये इसको U लिखते हैं, इसको डाल्टन पढ़ते हैं, और या फिर इसको एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई भी पढ़ते हैं, इतने की भिन्नता होती है। जैसे CH4 है मैथेन, इसका आणविक द्रव्यमान कितना है, 16 डाल्टन, और जो C2H6 है एथेन, इसका है 30 डाल्टन। तो देखिए इसमें अंतर कितना है, 30 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। 30 - 16 = 14, यानी इन दोनों में क्रमागत सदस्यों में कितना अंतर है, 14 डाल्टन का अंतर है। तो ये है जो क्रमागत सदस्य हैं इनके आणविक द्रव्यमानों में 14 डाल्टन का अंतर होगा। अब क्योंकि इन सभी में बच्चों समजातीय श्रेणी के जो सभी मेंबर हैं इनमें क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, तो इन सभी के रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, समान होते हैं। बच्चों आज के वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। और आपको वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। बच्चों आपने इसको अच्छे से समझा है ना, मैंने पहले भी बताया था कि ये आगे आने वाली केमिस्ट्री के लिए बेस है ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।